ईथन हेस, कोड नेम स्पेक्टर। एक समय था जब मैं ग्लोबल असासिन इंडेक्स में सबसे ऊपर था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे निशाना बना सके। 3 साल पहले मैं इस तरह हर पल खतरे की धार पर जीने से उब गया। मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा और उस अंधेरी दुनिया से गायब हो गया। एक नई पहचान के साथ मैं बेहवन आ गया। मैं एक आम सा ऑफिस वर्कर बन गया। मैं सुबह 9 से 5 की नौकरी करता और भीड़भाड़ वाली सबवे ट्रेन से सफर करता। मैं सस्ते डिब्बे वाले लंच खाता था और मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा था, खास तौर पर तब जब मेरी मुलाकात क्लोई से हुई। क्लोई मेरी मंगेतर थी, धूप की तरह बिल्कुल गर्म और प्यारी। उसे मेरे काले अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगता था कि मैं किसी छोटे शहर का साधारण सा लड़का हूँ जो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अगले महीने हमारी शादी होने वाली थी। आज वह मुझे शहर की हर एक ज्वेलरी दुकान पर ले गई। आखिरकार एवरमोर ज्वेलर्स पर जाकर वो एक हीरे की अंगूठी के पास रुक गई। वह एंड्रोमेडा थी जिसमें बीच में एक बहुत बड़ा हीरा लगा था और चारों तरफ छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। वह ऐसे चमक रही थी मानो पूरी की पूरी गैलेक्सी उसी में समाई हो। क्लोई की आंखें भी उतनी ही चमक रही थी। उसने दबी आवाज में मुझसे पूछा, ईथन क्या हम ये वाली ले सकते हैं? मैंने उसका प्राइस टैग देखा। उस पर लिखे इतने सारे जीरो देखकर तो मेरी धड़कन ही रुक गई। बाप रे, $13 लाख, जबकि मैं महीने के सिर्फ $6000 कमाता था। फिर भी मैंने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हें यह पसंद है तो यह तुम्हारी हुई। लेकिन वह मुझे धीरे से खींचकर दुकान से बाहर ले आई। ये बहुत महंगी है, चलो कोई और देखते हैं। आखिरकार ये बस एक अंगूठी ही तो है। उसने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दूंगा। उसकी जिंदगी के सबसे खास दिन पर मेरी वजह से उसे किसी भी समझौते के साथ गुजारा नहीं करने दूंगा। उस रात जब क्लोई सो गई तो मैं चुपके से बालकनी में आ गया। मैंने एक ऐसा नंबर मिलाया जो मैंने पिछले 3 सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। काफी देर तक घंटी बजती रही, फिर किसी ने फोन उठाया। एक पुरानी, थकी हुई और सतर्क आवाज आई, कौन है? ओल्ड के, मैं हूँ। वह पूरे 30 सेकंड तक चुप रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं। स्पेक्टर, तुम जिंदा हो? मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। मुझे अपना सबसे ज्यादा पैसे देने वाला काम दो। क्या तुम्हें यकीन है? तुम 3 साल से इस सब से बाहर हो। तुमने कहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। मुझे $13 लाख चाहिए और वो भी जल्दी। मेरी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ओल्ड के ने राहत की सांस ली। एक काम है, इसके $10 करोड़ मिलेंगे, आधे पैसे अभी एडवांस में। क्लाइंट चाहता है कि स्पेक्टर नाम का कातिल ही ये काम करे। किसी में इसे लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुमने मांगा है तो ये तुम्हारा हुआ। मैंने त्योरी चढ़ाई। ये रकम बहुत ही अजीब और अटपटी थी। इतने ज्यादा पैसों का मतलब था कि शिकार कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे फाइल भेजो। क्लाइंट का कोड नेम एम है। मैंने फाइल को एनक्रिप्ट करके तुम्हारे पुराने ईमेल पर भेज दिया है। याद रखना, नाकामयाबी का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने फोन काटा और धूल चढ़ा अपना पुराना लैपटॉप खोला। मैंने उस अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। एक अनपढ़ा ईमेल मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अटैचमेंट खोला और एक लंबा पासवर्ड डाला। फाइल डिकोड हुई और एक फोटो सामने आई। मेरा खून जम गया। एक आदमी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा था, ट्रैफिक लाइट के बदलने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं उस चेहरे को अपने खुद के चेहरे से भी बेहतर जानता था, क्योंकि वह चेहरा मेरा ही था। मैं स्क्रीन के सामने सुन्न पड़ गया। मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। किसी ने मेरे सिर पर $10 करोड़ का इनाम रखा था। मुझे खुद अपनी ही हत्या करने की सुपारी दी गई थी। तभी मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। ओल्ड के का मैसेज था, एम ऑनलाइन है, वो बात करना चाहती है। एक एनक्रिप्टेड चैट विंडो खुली। उसका प्रोफाइल पिक पूरी तरह से काला था। उसका हैंडल नाम एम था। एक ठंडा सा मैसेज चमका, क्या तुम खुद को सबसे बेहतरीन नहीं मानते? तो फिर एक शिकार को मारने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। निकोटीन ने मेरी घबराहट को थोड़ा कम किया और मेरा दिमाग थोड़ा साफ हुआ। वो कौन थी? उस परिवार की बची हुई सदस्य जिसे मैंने खत्म कर दिया था, या किसी ऐसे इंसान की रिश्तेदार जिसे मैंने जहन्नुम भेजा था? 3 सालों से मैंने अपना हर एक सुराग मिटा दिया था, तो फिर किसने मुझे इतनी सटीकता से ढूंढ निकाला? किसे पता था कि मैं ही स्पेक्टर हूँ? एक लंबे सन्नाटे के बाद मैंने स्क्रीन पर दिख रहे अपने ही चेहरे को घूरा। फिर मैंने एक अकेला सवाल टाइप किया, मिस एम, आप उसे कैसे मारना चाहती हैं? वह चुप हो गई। उसने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार उसका जवाब आया, मैं चाहती हूँ कि वह अपनी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिन मरे। मैं चाहती हूँ कि वह जन्नत से सीधे जहन्नुम में गिरे। उसकी शादी के दिन ही उसे मार दो। उसकी शादी में वे शब्द जहरीले खंजर की तरह थे जो सीधे मेरे दिल में आ लगे। मेरी सांसें अटक गईं। जलती हुई सिगरेट की गर्म राख मेरी उंगली पर गिरी और निशान छोड़ गई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे पता था कि मेरी शादी होने वाली है। इस बात ने मुझे खुद सुपारी मिलने से भी ज्यादा डरा दिया। मेरे दिमाग में मेरे सारे पुराने दुश्मनों के चेहरे घूमने लगे। मैं उस इंसान को याद करने की कोशिश करने लगा जो मेरी हर चाल पर नजर रखे हुए था। मैंने अपने झटके को छुपाया और टाइप करना जारी रखा, ठीक है, लेकिन इस शिकार के हिसाब से $10 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा लग रही है। मैं उसे परख रहा था। किसी शिकार की कीमत उसकी सुरक्षा और ताकत से तय होती है। एक साधारण ऑफिस वर्कर को मारने के लिए $10 करोड़ देना सबसे बड़ा खतरे का इशारा था। उसका जवाब तुरंत आया, वो इसी लायक है, वह स्पेक्टर है। सिर्फ उस नाम की कीमत ही $10 करोड़ है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरा वर्तमान और मेरा सबसे काला राज दोनों जानती थी, और मैं उसे आसानी से मरते हुए नहीं देखना चाहती। पहले उसकी हर उम्मीद को कुचल दो, उसका नाम बर्बाद कर दो, ऐसा करो कि सब उसका साथ छोड़ दें, उसे
उसे एक दुत्कारे हुए टूटे हुए कुत्ते में बदल दो। फिर जब उसे लगे कि उसने सब कुछ खो दिया है तब उसे खत्म करो, तड़पा तड़पा कर। ये सिर्फ बदला नहीं था, वो विशुद्ध नफरत से भरी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना चाहती थी। मुझे एडवांस कब मिलेगा? अभी, तुम्हारे चुने हुए किसी भी अकाउंट में। ठीक है, मैं ये काम लेता हूँ। मैंने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो जानती थी कि मैं स्पेक्टर हूँ, वो शादी के बारे में जानती थी। बहुत कम लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे और उनमें से भी बहुत ही कम लोग $10 करोड़ दे सकते थे। आखिरी परिवार जिसे मैंने 3 साल पहले खत्म किया था वह गोल्डन ट्रायंगल में एशफोर्ड कंसोर्टियम चलाता था। हुक्म मिलने पर मैंने एक ही रात में उनकी पूरी प्राइवेट आर्मी के साथ सभी 127 एशफोर्डों का नामो निशान मिटा दिया था। क्या कोई एशफोर्ड जिंदा बच गया था? मैंने एशफोर्ड्स की पुरानी फाइलें दिमाग में खंगाली। मिस एम से कोई मेल नहीं खाता था तो फिर वो कौन थी? मैं बेडरूम में लौटा और सोती हुई क्लोई को देखने लगा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो वह कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। मेरे दिल में प्यार की गर्माहट के साथ साथ एक कातिलाना गुस्सा भर गया। तुम जो कोई भी हो, तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुमने उसे धमकी दी है। तुम चाहती हो कि मैं अकेला हो जाऊं और बर्बाद हो जाऊं? तो फिर चलो खेल शुरू करते हैं। अगली सुबह मैं रोज की तरह उठा। मैंने क्लोई के लिए नाश्ता बनाया। उसने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया और अपनी नाक मेरी पीठ से रगड़ी। ईथन, तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। मैं घूमा और उसकी नाक खींचते हुए कहा, जाओ तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। मैंने उसे फुदकते हुए बाथरूम की तरफ जाते देखा। मेरी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बर्फीली घूर ने ले ली। मैंने ओल्ड के को एक अनाम ऑफशोर अकाउंट नंबर भेजा। 1 मिनट के अंदर $5 करोड़ जमा हो गए। मेरे पास पैसे आ चुके थे। अब खेल शुरू होना था। मैंने काम से 1 दिन की छुट्टी ली। मेरी पहली चाल एम को अंधेरे से बाहर खींचना थी। अगर वो मुझ पर नजर रख सकती थी तो या तो उसका कोई आदमी मेरे करीब था या फिर उसके पास जासूसी के बेहद एडवांस उपकरण थे। मैंने अपने छोटे से अपार्टमेंट का कोना कोना छान मारा। सोफे के गद्दों के बीच, बिस्तर के नीचे, लैंप्स के अंदर, हर वो जगह जहाँ कोई बग या पिनहोल कैमरा छुपाया जा सकता था। मैंने सब चेक किया, कुछ नहीं मिला। मैं सोफे पर बैठकर सोचने लगा, अगर ये कोई शारीरिक जासूसी नहीं थी तो यह हैकिंग थी। क्या उसने मेरा या क्लोई का फोन हैक कर लिया था? मैंने क्लोई से बहाना बनाया कि उसका फोन स्लो चल रहा है और उसे साफ करने का नाटक करते हुए सब कुछ चेक किया। वहाँ कोई मालवेयर या हैकिंग का जरिया नहीं था। मैं सोच में डूब गया। मामला उलझता जा रहा था। एम किसी असली भूत की तरह थी, अदृश्य, फिर भी हर जगह मौजूद। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी जबकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे इस बात से सख्त नफरत थी। मुझे चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की आदत थी, किसी और की कठपुतली बनने की नहीं। उस रात क्लोई बहुत उत्सुक होकर घर लौटी। हनी, मैं आज एवरमोर ज्वेलर्स के पास से गुजरी। वहाँ के क्लर्क ने बताया कि किसी ने वो एंड्रोमेडा वाली अंगूठी खरीद ली है। तुम्हें क्या लगता है किसने खरीदी होगी? मुझे तो बहुत जलन हो रही है। मैंने उसकी मासूम मुस्कान को देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें सच में वो अंगूठी इतनी पसंद आई थी? उसने जोर से हाँ में सिर हिलाया, फिर थोड़ी निराश होकर बोली, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक के कैन का ढक्कन भी पहना दोगे तो मुझे वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मैं मुस्कुराया और अपनी जेब से एक मखमल का डिब्बा निकाला। मैंने उसके सामने उसे खोला। तो फिर इस कैन के ढक्कन के बारे में क्या ख्याल है? जब उसने डिब्बे के अंदर एंड्रोमेडा अंगूठी देखी तो क्लोई ने हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह झपट कर मेरी बाहों में आ गिरी। इथन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने उसके लंबे बालों को सहलाया और फुसफुसाया, मेरी लॉटरी लगी थी, बस उतनी ही कि ये अंगूठी खरीदी जा सके। ये एक बहुत ही बकवास बहाना था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्लोई ने कोई सवाल नहीं उठाया। वो बहुत ज्यादा खुश थी। जब मैंने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई तो वो कभी हंसती तो कभी रोती। लाइट की रोशनी में उसका हाथ और वो एंड्रोमेडा अंगूठी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसी पल मेरे फोन में फिर से वाइब्रेशन हुआ। एम ने एक फोटो भेजी थी। उस फोटो में मैं क्लोई की उंगली में वही अंगूठी पहना रहा था। वो एक बेहद खूबसूरत और गर्माहट भरा पल था जिसे किसी ने अभी अभी कैमरे में कैद किया था। लेकिन वो फोटो हमारे लिविंग रूम की खिड़की के बाहर से ली गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। हम 17वें फ्लोर पर थे। उसने या तो सामने वाली इमारत से किसी हाई पावर्ड टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया था या फिर किसी ड्रोन का। खैर, जो भी हो, उसके उपकरण एकदम टॉप क्लास थे और उसे मेरी हर चाल की खबर थी। कुछ ही सेकंड बाद एम का दूसरा मैसेज आया, सुंदर अंगूठी है, अफसोस कि जिस हाथ में ये पहनी है वह जल्द ही ठंडा पड़ने वाला है। ये सीधा साधा खतरा किसी सांप की तरह डस गया। मेरी बाहें क्लोई के इर्द गिर्द कस गईं। उसने ये महसूस किया और चिंता से मेरी तरफ देखा। इथन, क्या हुआ? तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो? मैंने अपनी पकड़ ढीली की और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें इतना खुश देखकर बस मैं थोड़ा भावुक हो गया था। ये सब देखकर लगता है कि हर मेहनत वसूल हो गई। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। शांत रहो, मुझे शांत रहना ही होगा। ये आपा खोने का समय नहीं था। वो मुझे भड़काना चाहती थी ताकि मैं घबरा जाऊं और कोई गलती कर बैठूं। मैंने खुद को तुरंत संभाला और जवाब दिया, मिस एम, लगता है आपको टारगेट की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। ये बुरी आदत है, इससे मेरा फैसला कमजोर पड़ता है। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि अपना काम मत भूलना और टारगेट से दिल मत लगा बैठना। तुम खुद उसे बर्बाद करने वाले हो। उसके शब्दों को पढ़कर मुझे गुस्से से हंसी आ गई। उसे सच में लगता था कि वह मुझे काबू में कर चुकी है। मेरी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। रिलैक्स, पेशेवर लोग जज्बाती नहीं होते। तुम पैसे दो, मैं काम करके दूंगा। उस रात मैं मुश्किल से ही सो पाया। मैं अंधेरे लिविंग रूम में पत्थर की तरह चुपचाप बैठा रहा। मेरी नजरें बाहर ही टिकी
रही। मैं उस चीज के वापस लौटने का इंतजार करता रहा जो मुझ पर नजर रखे हुए थी, लेकिन रात शांति से गुजर गई। वह भी सब्र वाली निकली। एक वार करने के बाद वह गायब हो चुकी थी। सुबह होते होते मेरे पास एक प्लान था। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं सकता था तो मुझे उसे बाहर निकलने पर मजबूर करना होगा। तुम चाहती हो ना कि मैं जलील हो जाऊं और अकेला पड़ जाऊं? तो ठीक है, शुरुआत मैं खुद को बर्बाद करके ही करूंगा। मैंने ऑफिस फोन करके कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है और लंबी छुट्टी मांग ली। फिर मैंने सड़क के एक गुंडे को पैसे दिए। मैंने उससे अपने ही ऑफिस में यह अफवाह फैलाने को कहा कि मुझे हेरा फेरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है और पुलिस मेरी तलाश कर रही है। इस बीच मैंने पुराने फटे कपड़े पहने और अपना दिन घटिया बारों और कैसीनो में बिताने लगा। मैंने खुद को ऐसा दिखाया जैसे मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ और बेबस हूँ। मैं रोज धुत रहता, एक एक पैसा जुए में उड़ा देता और फिर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया जाता। ये सब एम के लिए एक नाटक था। मुझे पता था कि वो कहीं न कहीं से मेरे इस ड्रामे का मजा ले रही है और आखिरकार वही हुआ। 3 दिनों के भीतर एम का मैसेज आ गया, अच्छा है, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, लगे रहो, मैं इसे और नीचे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। उसने एक फोटो भी भेजी, कैसीनो से बाहर फेंके जाने के दौरान की मेरी फोटो। मेरा चेहरा गंदा था और होंठ से खून बह रहा था। मैं कुटिलता से मुस्कुराया और उसे डिलीट कर दिया। वह चारे में फंस रही थी। अब मेरे इस बड़े धोखे के नाटक को अपने अगले कलाकार की जरूरत थी। वो कलाकार था क्लोई का बाप, मेरा होने वाला ससुर विक्टर विटेकर। विक्टर एक नंबर का बेशर्म और घमंडी इंसान था। जब क्लोई पहली बार मुझे घर ले गई थी तो उसने सुना कि मेरे पास न घर है न गाड़ी और मैं एक बाहरी इंसान हूँ। ये सुनते ही उसका मुंह बन गया था। अगर क्लोई ने मरने की धमकी न दी होती तो वो हमें कभी स्वीकार न करता। उसके बाद भी जब भी हम मिलते वो मुझे बड़ी हिकारत से देखता। वो हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझता था। वो इस खेल के लिए एकदम सही मोहरा था। उस दिन मैंने जानबूझकर अपने सारे पैसे गंवा दिए और कैसीनो का $30,000 का कर्जदार बन गया। टैटू वाले कुछ गुंडों ने मुझे एक गली में घेरा और जम के पीटा। मैंने कोई पलटवार नहीं किया, बस अपने नाजुक अंगों को बचाता रहा। मैंने उनकी हर घूंसे और लात को सहा। वे तब तक मारते रहे जब तक मेरा चेहरा सूजकर नीला नहीं पड़ गया। फिर वे रुके और गुर्राए, कल तक पैसे दे देना वरना एक टांग काट देंगे। मैं अपने टूटे फूटे शरीर को घसीटते हुए अपार्टमेंट वापस लाया। क्लोई मुझे देखते ही पीली पड़ गई। रोते हुए उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने अपनी लिखी कहानी दोहराई और कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं परेशान था, इसलिए जुआ खेलने लगा। हमारे सारे पैसे डूब गए और अब सिर पर कर्जदाताओं का कर्जा है। क्लोई का चेहरा उतर गया। उसने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, कोई बात नहीं इथन, सब ठीक हो जाएगा। हम और पैसे कमा लेंगे और तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। बस तुम खुद से हिम्मत मत हारना। मैंने उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखा। एक पल के लिए दिल में टीस उठी, लेकिन मैंने उसे खुद से दूर धकेल दिया। घबराने का नाटक करते हुए मैं पूरे अपार्टमेंट में बदहवास होकर चीजें ढूंढने लगा। पैसे पैसे कहाँ हैं? मुझे पैसों की जरूरत है। आखिरकार मेरी नजर उसके हाथ की एंड्रोमेडा अंगूठी पर पड़ी। मैं भूखे भेड़िए की तरह झपटा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंगूठी खींचने की कोशिश करने लगा। क्लोई डर के मारे चीख उठी, इथन ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी आंखें खून से लाल थीं और आवाज फटी हुई, मुझे ये दे दो, मैं इसे गिरवी रखकर कैश ला सकता हूँ। नहीं, ये तुमने मुझे दी थी, ये मेरी है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने जोर से झटका दिया जिससे अंगूठी से उसकी त्वचा कट गई और खून बहने लगा। जैसे ही मैं उसे पूरी तरह से छीनने वाला था, किसी ने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। विक्टर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अंदर घुसा। उसने हमें देखा और गुस्से से कांपने लगा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, कमीने, मुझे पता था कि तू नीच इंसान है। उसके पीछे एक छिपा हुआ कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे पता था कि एम इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रही है। विक्टर आगे बढ़ा और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज सन्नाटे में गूंज गई और मेरा गाल जलने लगा। मैं न तो हिला और न ही मेरी पलक झपकी। मैं बस ठंडे भाव से उसे घूरता रहा। विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मेरे मुंह पर उंगली उठाकर चीखा, तू बेकार, नीच, कंगाल इंसान। मुझे क्लोई को तेरे साथ कभी घूमने ही नहीं देना चाहिए था। हमने तुझे खाना खिलाया, तेरे सिर पर छत दी और अब तू मेरी ही बेटी को लूट रहा है। तू किस किस्म का जानवर है? क्लोई रोते हुए मेरे आगे आ गई। पापा, उन्हें मत मारिए, इसमें ईथन की गलती नहीं है, मुझे कसूरवार ठहराइए। विक्टर ने क्लोई को एक तरफ धकेल दिया। एक युवा रिश्तेदार ने तुरंत उसे पकड़ लिया। विक्टर के पीछे एक भड़कीली अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। वह क्लोई की चाची डायने थी जो मुझे नफरत से घूर रही थी। वह ताना मारते हुए बोली, तुम अभी भी इस जानवर का बचाव कर रही हो? इसे देखो, इसने पूरे परिवार को जलील कर दिया है। एक और अधेड़ आदमी थॉमस भी बोल पड़ा, बिल्कुल सही, हमने तुम्हें इसके बारे में चेताया था लेकिन तुमने एक न सुनी। अब देखो, इसकी नौकरी छूट गई और यह जुआरी बन गया। तुम्हें इसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैं उनके बदसूरत चेहरों को देखता रहा। मेरा दिल सख्त होता जा रहा था। नाटक जारी रखो। आज तुम मुझे जितना नीचा दिखाओगे, बाद में तुम्हारे चेहरे उतने ही देखने लायक होंगे। विक्टर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और दहाड़ा, सुन ले इथन, अभी के अभी इस घर से दफा हो जा। तू क्लोई को दोबारा कभी नहीं देखेगा और यह शादी अब खत्म। क्लोई अपने आंसुओं के बीच से चीखी, पापा प्लीज ईथन को मत निकालिए। मैं धीरे से फर्श से उठा और अपने होंठ से बहता खून पोंछा। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। विक्टर विटेकर, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? मेरी आवाज धीमी थी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी, जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा पसार दिया। मेरी उस नजर ने विक्टर को एक पल के लिए कंकपा दिया, लेकिन उसका डर तुरंत गुस्से में बदल गया। तू नीच इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तेरी इतनी मजाल, बाहर निकल वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मैंने सिर हिलाया और कमरे के चारों तरफ देखा। हर एक
एक घमंडी चेहरे को अपने दिमाग में बैठा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर मैं उस घर से बाहर निकल गया जहाँ मैं 2 साल से रह रहा था। मेरे पीछे क्लोई बेबस होकर रो रही थी, जबकि विक्टर जीत के घमंड में चिल्ला रहा था, दफा हो जा, बहुत दूर चला जा और कभी वापस मत आना। मैं सड़े डिडकों पर पैदल चलने लगा और रात की हवा मेरे चेहरे पर जमे खून को सुखाने लगी। मेरा फोन बजा। वो एम थी। शानदार एक्टिंग। तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर फेंके जाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब अगली बारी तुम्हारी मौत की है। कल दोपहर रेवेनक्रेस्ट डेवलपमेंट आ जाना, अकेले आना, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि खुद को कैसे मारना है। मैंने बस एक शब्द में जवाब दिया, ओके। अगले दिन मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। मैं समंदर के किनारे गया और सूरज को उगते हुए देखा। 3 साल की शांति एक सपने की तरह थी। अब वह सपना टूट चुका था और अतीत का भूत वापस आ चुका था। दोपहर 11:30 बजे मैंने रेवेनक्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए एक कैब ली। वह जगह एकदम सुनसान थी। वहाँ अधूरे बने कंक्रीट के ढांचे खड़े थे और जंगली घास उगी हुई थी। मैं सबसे ऊंची इमारत में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। वहाँ कोई नहीं था, बस छत के बीचों बीच एक लैपटॉप रखा हुआ था। मैंने उसे खोला तो स्क्रीन जल उठी। एक एनक्रिप्टेड चैट विंडो दिखाई दी। कूद जाओ। मैं हंसा। ये तुम्हारा $100 मिलियन का काम है? तुम चाहती हो कि मैं कूद जाऊं? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे? इस पूरी इमारत के चारों तरफ मैंने एक बेहतरीन जाल बिछा रखा है। मेरा एक इशारा और वे तुम्हें गोलियों से भून देंगे। मैंने आसपास के इलाके को ध्यान से देखा। मेरी नजरें कुछ बेजरर दिख रहे कोनों पर जाकर टिक गईं। 5 स्नाइपर के ठिकाने, 3 असॉल्ट टीमें। तुमने तो वाकई में पूरी ताकत झोंक दी है। मैंने ये बात इतने बेफिक्र अंदाज में कही जैसे मौसम का हाल बता रहा हूँ। एम स्पष्ट रूप से स्टंट रह गई थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके बनाए पूरे जाल को इतनी सटीकता से समझ लूंगा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हारे लिए मैं टारगेट हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम शिकार हो। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पास ही में दबी दबी गोलियों की कई आवाजें गूंज उठी। इसके तुरंत बाद तड़प भरी चीखें सुनाई दी। तुमने ये क्या किया? कुछ नहीं, बस अपने कुछ दोस्तों से तुम्हारा कचरा साफ करवाया है। यहाँ आने से पहले मैंने ओल्ड के को फोन किया था और उससे डायरेक्टरेट की एलीट ब्लैकआउट टीम तैनात करवा दी थी। इन नए नवेले नौसिखियों पर उन्हें इस्तेमाल करना तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एम आपे से बाहर होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? स्पेक्टर, तुम कितने नादान हो। मेरा असली बैकअप प्लान तो यहाँ है ही नहीं। मैं छत के किनारे की तरफ बढ़ा और नीचे गहराई में देखने लगा। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी प्यारी मंगेतर क्लोए। दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। जिस पल तुमने मुझसे मेरी ही शादी में खुद को मारने के लिए कहा था, मुझे उसी पल तुम पर शक हो गया था। सिर्फ एक ही औरत थी जिसे ये पता था कि मेरी शादी हो रही है और जो मुझसे बेहद नफरत करती थी, और वो तुम थी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम सोच रही होगी ना कि जिस आदमी को तुम अपनी उंगलियों पर नचाती थी, उसने अचानक पलटकर वार कैसे कर दिया। मैं थोड़ा रुका और फिर हर एक शब्द साफ साफ बोला, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं था क्लोए। जब मैंने टाइप करके उसका नाम भेजा तो मुझे लगभग महसूस हो रहा था कि दूसरी तरफ एम की सांसें उखड़ रही थी। वो इतनी देर तक शांत रही कि मुझे लगा शायद उसने लॉग ऑफ कर दिया है। फिर धीरे धीरे एक मैसेज उभरा, तुम्हें कैसे पता चला? मैं मन ही मन हंसा। क्या यह सच में इतना मुश्किल था? एक साधारण परिवार की लड़की, एक साधारण सी ऑफिस की नौकरी, कोई पहचान नहीं। उसके पास 50 मिलियन का डिपॉजिट कहाँ से आ गया? और उसे स्पेक्टर नाम कैसे पता था? तुम्हारा ये रूप एकदम बेदाग था। 3 साल तक तुम बहुत प्यारी, ख्याल रखने वाली और दयालु बनी रही, बिल्कुल किसी परी की तरह। लेकिन तुम जितनी परफेक्ट दिखती गई, तुम्हारा झूठ उतना ही साफ होता गया। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता। तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी कि तुमने मेरा नाम बर्बाद कर दिया, सबको मुझसे दूर कर दिया और फिर मुझे मारना चाहा। इस तरह की नफरत बनने में सालों लगते हैं। इसीलिए मैंने पुरानी फाइलें खंगाली। जिस एशफोर्ड परिवार को मैंने 3 साल पहले खत्म किया था, उनमें मुझे एक दिलचस्प बात मिली। वॉल्टर एशफोर्ड की सबसे चहेती पोती क्लोई एशफोर्ड थी। वह 3 साल पहले विदेश में पढ़ाई कर रही थी और उस कत्लेआम से बच निकली थी। क्लोई एशफोर्ड, क्लोई व्हिटेकर। तुमने सिर्फ अपना सरनेम ही तो बदला था, है ना? दूसरी तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मैं जानता था कि मैं सही था। मेरे मन में जितने भी सवाल थे, आखिरकार उन सब के जवाब मिल चुके थे। ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम पहली बार मिले थे। शुरुआत वहीं से हुई थी। प्यार का नाटक रचकर तैयार की गई 3 साल पुरानी बदले की एक साजिश। आखिरकार उसने अपने नाटक का नकाब उतार फेंका। उसका हर एक शब्द नफरत से भरा हुआ था। इथन, तुम मरने के ही लायक हो। तुमने मेरा परिवार तबाह कर दिया। तुमने मेरे दादाजी को मारा, मेरे माता पिता को मारा, मेरे हर एक रिश्तेदार को मारा, पूरे के पूरे 127 लोगों को। तुम कसाई हो, तुम राक्षस हो। मैं हर रात उनके सपने देखती हूँ। वे खून से लथपथ होकर मुझसे पूछते हैं कि मैंने अब तक उनका बदला क्यों नहीं लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। मैंने उसके ये पागलों भरे मैसेज पढ़े, फिर भी मैं अजीब रूप से शांत महसूस कर रहा था। न कोई गुस्सा, न कोई दुख, कुछ भी नहीं। शायद जिस पल मुझे उस पर शक हुआ था, मेरा दिल उसी वक्त मर चुका था। मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, तो इन बीते 3 सालों में हमारे बीच जो कुछ भी था, क्या वो सब झूठा था? उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। ईथन, तुम सच में बहुत सीधे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उस आदमी से प्यार करूंगी जिसने मेरे बाप को मारा? तुम्हारे साथ बिताया हर एक सेकंड मेरे लिए घिनौना था। जब भी तुम मुझे छूते थे, मेरा जी मिचलाने लगता था। मैं हर दिन नाटक कर रही थी, तुम्हारे प्यार में अंधी बनी एक बेवकूफ लड़की होने का ढोंग कर रही थी। अपने परिवार के कसाई को अपना लाड़ प्यार करते देखना, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाते देखना, दुनिया का सबसे नीच मजाक था। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार
प्यार करो, तुम्हें लगे कि तुम्हें नई जिंदगी मिल गई है, एक घर मिल गया है, और फिर मैं उस सब कुछ को तबाह कर दूं। मैं चाहती थी कि तुम मेरा दर्द महसूस करो। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तो बस यही बात थी जिसे मैं अपनी नई शुरुआत समझ रहा था। वह दरअसल एक नर्क था जो उसने मेरे लिए बनाया था। जब मैंने आंखें खोली तो उनमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बची थी। क्लोई एशफोर्ड, खेल खत्म हो चुका है। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए, तुम्हें लगता है कुछ स्नाइपर्स को मारकर तुम सुरक्षित हो गए। असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मुझे एक घर नहीं देना चाहते थे? अब तुम्हारे पास मौका है। कल हमारी शादी का दिन है। मैं चर्च में अपनी ब्राइडल ड्रेस पहनकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हमारे मेहमान कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होंगे। वे दुनिया के सबसे खूंखार कातिल होंगे। मैं तुम्हारी शादी को तुम्हारे जनाजे में बदल दूंगी। पूरी दुनिया इस महान स्पेक्टर को उस औरत के हाथों मरते हुए देखेगी जिससे वो प्यार करता था। ईथन, क्या तुम में यहाँ आने की हिम्मत है? स्क्रीन पर दिख रही इस चुनौती पर मैं हंस पड़ा। उस हंसी से मेरी छाती कांप उठी। मैंने शांति से टाइप किया, मैं कल तुमसे मिलूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वेडिंग गिफ्ट लाऊंगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मैंने चैट बंद की और काफी देर तक हवा में खामोश खड़ा रहा। समुद्र की ठंडी हवा लोहे और कंक्रीट के उस खंडहर से होकर गुजर रही थी, मानो मरे हुए लोग रो रहे हों। मेरा दिल भी इन्हीं खंडहरों की तरह हो चुका था, बंजर, टूटा हुआ और हर तरह की रोशनी से परे। क्लोई एशफोर्ड, क्लोई। मैंने तब तक उस नाम को दोहराया जब तक कि मेरी जुबान पर लोहे जैसा कड़वा स्वाद नहीं आ गया। हमारे एक साथ बिताए हुए 3 साल एक बहुत बड़ा झूठ थे। जिस प्यार पर मैंने यकीन किया था वो उसका हथियार था। मेरी निष्ठा उसके लिए महज एक मजाक थी। ठीक है, अगर वह यह खेल खेलना ही चाहती थी तो मैं इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैंने ओल्ड के को फोन लगाया। पता लगाओ एशफोर्ड कंसोर्टियम की पुरानी विदेशी संपत्तियों के बारे में और बीते 3 सालों में क्लोए एशफोर्ड के पैसों के लेन देन के बारे में। इसके अलावा ग्लोबल असैसिनेशन इंडेक्स के टॉप 10 कातिलों की फाइलें मुझे भेजो। मुझे हर एक चीज चाहिए, उनकी आदतें, कमजोरियां और उनकी ताजा हलचल। ओल्ड के ने वजह नहीं पूछी। उसने बस इतना कहा, 30 मिनट में फाइलें आपके पास होंगी। 30 मिनट बाद 2 एनक्रिप्टेड फाइलें आ गईं। पहली फाइल एशफोर्ड कंसोर्टियम की संपत्तियों के बारे में थी। जब एशफोर्ड परिवार का पतन हुआ था तब उनकी ज्यादातर संपत्तियां सील या जब्त कर ली गई थी, लेकिन $1 बिलियन का एक गुप्त फंड जटिल ट्रस्टों और शेल कंपनियों के जरिए क्लोई एशफोर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी पैसे से उसने मेरे सिर पर एक 100 मिलियन की सुपारी दी थी। दूसरी फाइल में ग्लोबल असैसिनेशन इंडेक्स के टॉप 10 कातिलों के नाम थे। फैंटम, रीपर, ब्लैक विडो, वे जाने पहचाने कोड नेम जो अब बहुत दूर के लग रहे थे। उनमें से हर एक बेहद महंगा और बेरहम था। क्लोई एशफोर्ड, तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ उस लिस्ट को देखा। मैं भी कभी इन्हीं में से एक था, सबसे ऊपर रहने वाला। अब मेरे ही पुराने साथी मेरी जान के पीछे पड़े थे। वक्त का सितम भी क्या अजीब था। मैंने पूरी दोपहर उन 10 फाइलों का बारीकी से अध्ययन करने में बिताई। फिर एक अज्ञात अकाउंट से मैंने उनमें से 9 लोगों को ईमेल भेजा। मैसेज बिल्कुल सीधा था, मिशन रद्द, नया टारगेट, क्लोई एशफोर्ड, रकम दोगुनी। रही बात फैंटम की जो कि नंबर 1 कातिल था, मैंने उसे एक अलग मैसेज भेजा, तुम्हारा पुराना दोस्त स्पेक्टर सेंट मैथ्यूज चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, शेव की और अपने बाल संवारे। मैंने बार बार अपनी बोटाई को ठीक किया। शीशे में दिख रहा आदमी शांत लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भावों को पढ़ना नामुमकिन था। उस जाने पहचाने चेहरे पर ईथन की गर्माहट का एक भी निशान बाकी नहीं था। बस इंस्पेक्टर का ठंडा और अटूट इरादा नजर आ रहा था। सुबह 10 बजे मैं सेंट मैथ्यूज चर्च पहुंचा। कांच की बड़ी बड़ी रंगीन खिड़कियों के नीचे पूरा चर्च खाली पड़ा था। लाल कालीन वाले लंबे रास्ते के दोनों तरफ खाली कुर्सियों की कतारें लगी थीं। दूसरे छोर पर सफेद वेडिंग ड्रेस पहने क्लोई मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मेरी आहट सुनकर वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका मेकअप एकदम बेदाग था। वह चीनी मिट्टी की किसी सुंदर गुड़िया जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की वो कोमलता गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ गहरी नफरत और एक क्रूर संतुष्टि बची थी। तुम सच में आ गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊंगा। मैं उसके सामने जाकर रुका और उसकी आंखों में झांका। हम इतने करीब थे कि मुझे उसके इत्र की हल्की खुशबू आ रही थी। वही इत्र जो मैंने उसे हमारी पहली डेट पर दिया था। ईथन, मैंने इस दिन के लिए 3 साल इंतजार किया है। हर दिन मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। तुम्हें तुरंत मार देना तो बहुत आसान होता। मैं चाहती थी कि तुम प्यार के जाल में फंसो, पूरी तरह से निहत्थे हो जाओ, और फिर जब तुम सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र हो तब मैं वार करूं। आज तुम मरोगे। वो पागलों की तरह हंसने लगी। चारों तरफ देखो। उसने अपनी बाहें फैलाई जैसे अपनी बनाई इस मास्टरपीस को दिखा रही हो। दुनिया के 10 सबसे खूंखार कातिल इस वक्त इसी चर्च में छिपे हुए हैं। उनमें से हर एक को स्पेक्टर का सिर चाहिए उस मोटी सुपारी के लिए। आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के सुनता रहा। जब वो बोल चुकी तो मैंने शांति से कहा, हो गया? तो फिर अब तुम्हारे वेडिंग गिफ्ट का वक्त हो गया है। चर्च के भारी दरवाजे जोर से खुले। बाहर की धूप अंदर फैली और दरवाजे पर खड़े आदमी का साया नजर आया। उसने ट्रेंच कोट और काला चश्मा पहन रखा था। उसकी मौजूदगी किसी खींची हुई तलवार की तरह तीखी और खतरनाक थी। क्लोई की पुतलियां उसे देखते ही सिकुड़ गईं। फैंटम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंटम ने उसे नजरअंदाज किया, मेरे पास आया और अपना चश्मा उतार दिया। उसकी बाज जैसी तेज आंखें मेरी आंखों से मिली और उसने हल्का सा सिर झुकाया। बहुत लंबा समय हो गया मेरे राजा। क्लोई के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह अविश्वास से फैंटम और मुझे घूरती रही। उसका शरीर सदमे से कांप रहा था। फैंटम, क्या
तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो? वो तो बस इंस्पेक्टर है, सिर्फ एक भाड़े का हत्यारा। फैंटम मुड़ा और क्लोई की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसकी आवाज में नफरत भरी थी। अज्ञानी बेवकूफ, तुम्हें लगता है स्पेक्टर सिर्फ एक कोड नाम है? हमारी दुनिया में स्पेक्टर ही एकमात्र सच्चा राजा है। हर हत्यारा या तो उसका कर्जदार है या उसकी ताकत से डरता है। नियम वही बनाता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा पर इनाम रखने की? क्लोई पीछे हट गई। उसका पैर अपनी ही ड्रेस पर पड़ा और वो लगभग गिर पड़ी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे कभी जानती ही ना हो। नहीं, यह असंभव है। मैंने बिना किसी दया के उसे बिखरते हुए देखा। क्लोई एशफोर्ड, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे जानती हो। तुम कुछ नहीं जानती थी। तुम्हें लगा तुमने एक बेहतरीन जाल बिछाया था। मेरे लिए ये एक मजाक था। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, दूसरी मंजिल की रंगीन कांच की खिड़की चकनाचूर हो गई। एक डार्क फिगर नीचे आ गिरा, खून की उल्टी करते हुए। वो साफ तौर पर मर रहा था। फिर एक और आया और फिर एक और। एक के बाद एक कई बड़े हत्यारे चर्च के हर कोने से घसीट कर लाए गए और कूड़े की तरह बीच के रास्ते में फेंक दिए गए। कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ की टांगे। हर कोई अधमरा था। ये वही हत्यारे थे जिन पर क्लोई ने बहुत पैसा खर्च किया था। फैंटम के अलावा बाकी 9 शीर्ष हत्यारे। उनके पूर्व साथियों ने ही उन्हें ढेर कर दिया था। रीपर, ब्लैक विडो, ऐसे नाम जिनसे अंडरवर्ल्ड कांपता था। अब वे मेरे सामने वफादार गार्डों की तरह घुटनों पर बैठे थे। चर्च में सन्नाटा छा गया। क्लोई जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सफेद ड्रेस गंदी हो चुकी थी और आंसुओं ने उसका मेकअप खराब कर दिया था। उसकी आंखें पथरा गईं और वो बड़बड़ाई, ये सब कैसे हो गया? कैसे? उसका बनाया हुआ प्लान मेरे सामने पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसका बदला लेने का नाटक शुरुआत से ही एक मजाक था। मैं चलकर उसके पास गया और उसे नीचे की तरफ देखा। मैंने उसके सामने एक फाइल फेंकी। अब मेरी बारी है। ये तुम्हारा पहला शादी का तोहफा है। क्लोई ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने टाइटल पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ गया। वो एक एसेट फ्रीज ऑर्डर था। उसके नाम पर बना सीक्रेट $1 बिलियन एशफोर्ड कंसोर्टियम फंड मनी लॉन्ड्रिंग के शक में था और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स ब्यूरो द्वारा पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था। किसी ने उन्हें टिप दी थी। क्लोई ऑर्डर को घूरती रही और उसकी एक चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पैसा। जल्दबाजी मत करो। एक और चीज है। मैंने अपनी उंगलियां बजाई। चर्च के दरवाजे फिर से खुले। इस बार वर्दीधारी अधिकारियों का एक समूह अंदर आया। एक सख्त अधेड़ उम्र का अधिकारी उनका नेतृत्व कर रहा था। मिस एशफोर्ड, आप पर हत्या की साजिश रचने और अवैध धन जुटाने का संदेह है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप जो भी कहेंगे उसका इस्तेमाल अदालत में आपके खिलाफ किया जा सकता है। उसकी पीली कलाइयों पर ठंडी हथकड़ियां चढ़ गईं। क्लोई पूरी तरह से टूट गई। पागलों की तरह छटपटाने लगी। वो चिल्लाई, रोई और कोसने लगी। इथन, तुम राक्षस हो। तुम बुरी मौत मरोगे। मैं मरने के बाद भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैंने पुलिस को उसे घसीटते हुए ले जाते देखा। उसकी सुंदर ड्रेस जमीन पर गंदगी का निशान छोड़ रही थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फैंटम ने धीरे से पूछा, मेरे राजा, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? मैंने शांति से जवाब दिया, कानून उसके साथ न्याय करेगा। मौत उसके लिए बहुत आसान होती। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। वह जेल में अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और निराशा में बिताएगी। हर दिन वह यह जानकर तड़पेगी कि उसका बदला नाकाम हो गया। उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सबसे क्रूर बदला है जो मैं उसे दे सकता हूँ। पुलिस क्लोई को अधमरे हथियारों के साथ ले गई। सिर्फ मैं और मेरे लोग रह गए। सीन साफ करने के बाद फैंटम और बाकी लोग वापस आए। मेरे राजा, आपके क्या आदेश हैं? मैं खाली चर्च और उस रास्ते को घूरता रहा जिस पर मैं कभी पूरा चल भी नहीं पाया था। मुझे अंदर से खालीपन महसूस हुआ। मेरा 3 साल का सपना खत्म हो चुका था। साधारण ईथन हेज उसके साथ ही मर चुका था। अब से मैं फिर से सिर्फ स्पेक्टर था, अकेला। मैंने उन्हें जाने का इशारा किया। जाओ। फैंटम हिचकिचाया। मेरे राजा, मैंने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। धूप आंखों में चुभ रही थी और मैंने आंखें मूंद ली। मैं कहाँ जा सकता था? बेहेवन में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं उस जगह वापस नहीं जा सकता था जिसे मैंने कभी अपना घर कहा था। मैं बिना आत्मा के भूत की तरह बेमकसद सड़कों पर भटकता रहा। तभी मेरा फोन बजा। विक्टर का फोन था। मैंने बिना कुछ बोले रिसीव किया। मिस्टर हेज, नहीं, बॉस हेज। मैं विक्टर भिटकर बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और फोन को देखता रहा। बॉस हेज, ये सब एक गलत फहमी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं हंस पड़ा। मेरी आवाज में मजाक उड़ाने का भाव था। विक्टर, क्या तुम भूल गए 2 दिन पहले तुमने मुझे कुत्ते की तरह बाहर कैसे निकाला था? क्या तुम मेरे मुंह पर उंगली उठाकर मुझे बेकार, कचरा और जानवर कहना भूल गए? मैंने फोन काट दिया और ओल्ड के को मैसेज किया, विक्टर भिटकर बिल्डिंग सप्लाई, इसे बर्बाद कर दो। 10 मिनट से भी कम समय में उसका जवाब आया। हो गया। विक्टर को बर्बाद करके भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया। मैं उसी अपार्टमेंट में वापस गया जहाँ क्लोई और मैंने 3 साल बिताए थे। उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर उसका मेकअप, अलमारी में उसके कपड़े, कपों का वो जोड़ा जो हमने साथ खरीदा था। हर चीज मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैं सुबह से शाम तक सोफे पर बैठा रहा। मैंने उन 3 सालों के हर पल को याद किया। जिस तरह वो मेरे लिए खाना बनाती थी, जिस तरह फिल्मों के दौरान वो मुझसे सटकर बैठती थी, जिस तरह उसने चुपके से मेरे जन्मदिन के सरप्राइज का प्लान बनाया था। वे सारी प्यारी यादें अब तेज धार वाले चाकू बन चुकी थी जो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। मैं बेडरूम में गया और साइड टेबल का दराज खोला। कोने में एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखा था। अंदर वो चांदी की अंगूठी थी जो मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। वह सस्ती थी लेकिन मेरे पास जो कुछ था वही थी। जब उसे ये मिली थी तो वो बच्चों की तरह रोई थी और इसे अपना सबसे
अच्छा तोहफा कहाँ था। मैं डिब्बे को बालकनी में ले गया और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे फेंक दिया। सब कुछ यहीं खत्म हो जाने दो। मैंने हमेशा के लिए जाने का प्लान बनाते हुए एक फ्लाइट बुक की। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं उसे काटना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक औरत रोते हुए बोली, मुझे उसकी आवाज पहचान में नहीं आई। क्या ये मिस्टर हेज हैं? मैं क्लोई के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मैं नैटली ब्रुक्स हूँ। क्लोई की गिरफ्तारी से पहले उसने मुझे एक खत दिया था और वादा लिया था कि मैं इसे आपको दे दूं। उसने कहा कि अगर आप उससे मिलने को तैयार हैं, तो वहीं इंतजार करें जहां आप पहली बार मिले थे। जहां हम पहली बार मिले थे। मैंने त्योरियां चढ़ाई। मेरे दिमाग में एक याद ताजा हो गई। 3 साल पहले मैं बस बेहवन आया ही था। एक शाम तेज बारिश के दौरान मैं लैंटर्न एंड लीफ बुक्स में गया था। मैं पूरी तरह भीगा हुआ और लाचार दिख रहा था। क्लोई ने मुझे गर्म चाय और एक साफ तौलिया दिया था। उसकी मुस्कान तूफान के बाद खिली धूप की तरह थी। उसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया था। पहली बार मुझे अपनेपन का एहसास हुआ था। मिस्टर हेज, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? नैटली की आवाज ने मुझे वापस खींचा। मैं समझ गया। फोन काटने के बाद मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि जाऊं या नहीं। दिमाग कह रहा था कि ये क्लोई का कोई नया जाल हो सकता है। वो गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन हो सकता है उसके पास कोई और बैकअप प्लान हो। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज चिल्लाई, जाओ। मैं जानना चाहता था कि उस खत में क्या लिखा था। मैं जानना चाहता था कि इतने बड़े झूठ के बाद उसके पास कहने के लिए और क्या बचा था। उस रात मैं लैंटर्न एंड लीफ बुक्स गया। वह जगह वैसी ही दिख रही थी, वही गर्म रोशनी और किताबों व कॉफी की खुशबू। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया और वही गर्म चाय ऑर्डर की जो 3 साल पहले पी थी। मैंने बहुत देर इंतजार किया। मुझे लगा उसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया है। जैसे ही मैं उठने वाला था, जेल के कपड़ों में एक औरत 2 गार्डों के साथ अंदर आई। वो क्लोई थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। उसका चेहरा पीला और आंखें बेनूर थी। वो मेरे सामने बैठ गई, जबकि गार्ड पास ही खड़े होकर हमें ध्यान से देख रहे थे। हम एक अजीब और तनाव भरे सन्नाटे में बैठे रहे। तुम आ गए, मुझे खत दो। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ खत निकाला और आगे बढ़ा दिया। मैंने उसे ले लिया, लेकिन खोला नहीं। इथन, मुझे पता है कि अब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जानो कि कुछ बातें सच थीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आंखों के सीधेपन ने मुझे हिलाकर रख दिया। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा था, तुम पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ था, एक ऐसा अकेलापन और दर्द जो इस दुनिया का नहीं लगता था। उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हारे पास बदला लेने ही आई थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो और फिर मैं तुम्हें तबाह कर दूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। उसके आंसू मेज पर गिर पड़े। 3 साल तक तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया कि मैं अपनी नफरत ही भूल गई। इतनी अच्छी तरह रखा कि मैं बस तुम्हारे साथ एक जिंदगी चाहती थी। अनगिनत बार मेरा दिल किया कि मैं बदला लेना छोड़ दूं और तुम्हारे साथ एक शांत सुकून भरी जिंदगी जीऊं, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं भूल सकी और न ही उस खून के कर्ज को भूल सकी जो 100 से ज्यादा एशफोर्ड्स का तुम पर उधार था। हर दिन प्यार और नफरत मुझे अंदर ही अंदर चीरते रहते थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। इसीलिए मैंने वो पागलों वाला प्लान बनाया। मुझे लगा अगर तुम मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगी। वो रोते बिलखते हुए मेज पर गिर पड़ी। मैं चुपचाप सुनता रहा, लिफाफे को इतनी जोर से भींचे हुए कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसने अपने आंसुओं के बीच से ऊपर मेरी तरफ देखा। ईथन, ये मैंने तब लिखा था जब मैंने तय नहीं किया था कि हम साथ मरेंगे। मुझे लगा अगर मैं मर गई तो तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मैं कैसा महसूस करती थी। ये तुम्हें देकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। मुलाकात का समय खत्म हो चुका था और गार्ड्स उसे लेने आ गए। वो खड़ी हुई और उसने मुझे एक लंबी गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में निराशा और तड़प साफ झलक रही थी। ईथन, मुझे माफ कर देना और प्लीज मुझे भूल जाना। वे उसे ले गए और वो दरवाजे के पार ओझल हो गई। मैं वहाँ अकेला बैठा रहा, उस जलते हुए खत को थामे हुए, जैसे वो कोई लाल तप्त गर्म लोहा हो। मैंने उसे खोला नहीं। मैंने उसे अपनी जैकेट के अंदर छिपाया और वहाँ से निकल गया। बाहर शहर रोशनी से चमक रहा था और गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा इस दुनिया से कोई नाता ही नहीं है। मैं अपने खाली अपार्टमेंट में लौट आया। शायद वहाँ ये मेरी आखिरी रात थी। मैं सोफे पर बैठा और वो खत निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और लिफाफा फाड़ कर खोल दिया। अंदर एक पतला सा पन्ना रखा था। वो नजाकत भरी लिखावट जानी पहचानी थी। ईथन, जब तक तुम ये पढ़ोगे शायद मैं जा चुकी होंगी। मेरी इस खुदगर्जी और बेरहमी को अफसोस के साथ माफ कर देना। 3 साल से मैं प्यार और नफरत के बीच फंसी हुई थी। हर दिन एक टॉर्चर जैसा था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा था और मेरी नफरत भी उतनी ही सच्ची थी। वो भावनाएं 2 जहरीले सांपों की तरह थीं जो दिन रात मेरे दिल को खोखला कर रही थी। मैंने अनगिनत बार हमारे आने वाले कल की कल्पना की थी। एक ऐसा भविष्य जहाँ कोई नफरत न हो, जहाँ सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के हों। हमारा अपना घर होता, प्यारे प्यारे बच्चे होते, हम साथ मिलकर बूढ़े होते। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती, मुझे अपने परिवार का कत्लेआम दिखता। मैं भूल नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए मैंने सबसे आखिरी रास्ता चुना। तुम्हारी मौत मेरे परिवार को सम्मान देती और मेरी मौत इस बेबस प्यार का अंत कर देती। मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी हूँ। मैंने भविष्य के लिए तुम्हारी हर उम्मीद को और हमारे बीच जो कुछ भी था सब कुछ तबाह कर दिया। अगर अगली कोई जिंदगी होती है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम किसी आम दिन मिलें। तब तुम स्पेक्टर नहीं होगे और मैं क्लोई एशफोर्ड नहीं होंगी। हम किसी भी आम जोड़े की तरह होंगे जो जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने 3 साल तक इन शब्दों के बारे में झूठ बोला, लेकिन इस बार ये सच है। मुझे भूल जाना और अच्छे से
से जीना। खत मेरी उंगलियों से फिसल कर गिर गया, मेरी आंखें जलने लगी। वो वाकई मुझसे प्यार करती थी, उसने भी तो संघर्ष किया था, दर्द सहा था। जिसे परफेक्ट झूठ पर मैंने यकीन किया था वो उसके लिए भी एक नरक बना हुआ था। मैंने अपना चेहरा ढंक लिया और मेरे कंधे कांपने लगे। जो कुछ भी मैंने अब तक दबा कर रखा था वो आखिरकार एक बच्चे की तरह फूट फूट कर बाहर निकल आया। मैं उस अपार्टमेंट में सिसक सिसक कर रोया जो हमारी यादों से भरा हुआ था। उस रात मैं तब तक रोया जब तक कि आंखों का सारा पानी खत्म नहीं हो गया। सुबह होते ही मैं उठा और अपने लाइटर से उस खत को जला दिया। लपटों ने उसके शब्दों को निगल लिया और हमारे उस कभी न भूलने वाले अतीत को राख में बदल दिया। मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया और उस अपार्टमेंट से इसके अलावा कुछ नहीं लिया। मैंने अपने फोन से हर एक कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट बुक की, ऐसी जगह की जहां मुझे कोई ढूंढ न सके। निकलने से पहले मैंने बेहेवन को एक आखिरी बार देखा। अलविदा क्लोए, अलविदा ईथन। प्लेन बादलों को चीरता हुआ ऊपर उठ गया और शहर को बहुत पीछे छोड़ गया। मेरी मंजिल मोरोके थी, साउथ पैसिफिक में बसा एक दूर दराज का टापू। मैंने समुद्र के किनारे एक छोटा सा केबिन खरीदा और सूरज के उगने और ढलने की लय के साथ जीने लगा। मैंने खुद को अपने अतीत से पूरी तरह काट लिया था। मैं अपने दिन मछली पकड़ने, पढ़ने और धूप में बैठने में बिताता। दिन गुजरते गए लेकिन मेरा दिल ठहरे हुए पानी की तरह शांत रहा, हर भावना से अछूता। मुझे लगा मेरी बाकी की जिंदगी यूं ही गुमनामी और अकेलेपन में धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। फिर एक दिन ओल्ड के एक कॉल ने इस सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। कुछ हुआ है, क्लोए एशफोर्ड ने जेल में खुदकुशी कर ली। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। कैसे, क्या किया उसने? उसने अपने दांत में छिपी हुई एक गोली निगल ली, एक प्रोफेशनल तरीका। जब तक गार्ड्स उस तक पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। उसने खून से दीवार पर 3 शब्द भी लिखे थे। मुझे लगता है तुम जानते हो वे शब्द क्या थे। मैंने चुपचाप फोन पकड़े रखा। धूप अचानक आंखों को चुभने वाली लगने लगी, यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी भयानक और असहनीय महसूस होने लगी। एक और बात है, ओल्ड के की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ा। हमारे लोगों को पता चला है कि क्लोई अपनी खुदकुशी से पहले किसी से मिली थी। किससे? एशफोर्ड कंसोर्टियम का पूर्व सेकंड इन कमांड, उसका सगा चाचा मार्कस एशफोर्ड। जैसे ही मुझे याद आया 3 साल पहले सफाई के दौरान मैंने खुद उसे मारा था। क्या वो मरा नहीं था? उसने नाटक किया था। एक बॉडी डुप्लीकेट ने सबको बेवकूफ बना दिया। उसके बाद वो एक नई पहचान के साथ गायब हो गया। 3 साल से वो गुपचुप तरीके से खुद को दोबारा खड़ा कर रहा है और एशफोर्ड के बचे कुचे लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्लोई का बदला लेने का वो पूरा नाटक शायद शुरू से उसी का प्लान था। मेरी आंखें गुस्से से सिकुड़कर खतरनाक हद तक तीखी हो गईं। मेरे अंदर एक बेकाबू गुस्सा उबल पड़ा जिसने मेरी सोचने समझने की सलाहियत को लगभग भस्म ही कर दिया। मैं धीरे से उठा और दूर होराइजन की तरफ घूरने लगा। मेरी नजर साइबेरिया की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। कहाँ है वो? थाईलैंड में। अब वो वहाँ के सबसे बड़े हथियार तस्करों में से एक है। उसकी सारी जानकारी मुझे भेजो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अभी क्लोई के पास कब्र में जाएगा। 3 दिन बाद मैं बैंकॉक की सड़कों पर था। वहाँ की कड़कती धूप और नम हवा मेरे अंदर की ठंडक को पिघला नहीं सकी। अब मैं इथन हैच नहीं था, वो इंसान जो एक शांत जिंदगी चाहता था। मैं एक बार फिर वही बेरहम बेरंग साया बन चुका था। मेरा सिर्फ एक ही निशाना था, मार्कस एशफोर्ड। ओल्ड के की जानकारी के मुताबिक मार्कस मुख्य रूप से बैंकॉक के उत्तर में स्थित ब्लैक थॉर्न एस्टेट से अपना काम चलाता था। वो कोई घर कम और फौज का एक किला ज्यादा था। हर तरफ गार्ड्स तैनात थे, हथियार बंद, भाड़े के सैनिक और HD कैमरे कोने कोने पर नजर रखे हुए थे। यहाँ तक कि बाहरी सीमा पर माइनेस बिछी थी। सामने से हमला करना खुदकुशी करने जैसा होता। मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने पास के एक छोटे से मोटेल में चेक इन किया और एक सब्र वाले चीते की तरह अपने शिकार पर नजर रखने लगा। 2 दिनों तक मैंने उनके हर पेट्रोल रूट, शिफ्ट बदलने के समय, कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट्स और मार्कस की दिनचर्या का नक्शा तैयार किया। वो बेहद सावधान रहता था और मुश्किल से ही बाहर निकलता था। हर वक्त 8 बॉडीगार्ड्स उसके साथ रहते थे जो सभी एलीट स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक थे। उस पर वार करने के लिए उसके करीब पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तीसरी रात मुझे मौका मिल ही गया। मार्कस शहर के बीचों बीच एक अंडरग्राउंड ऑक्शन में शामिल होने वाला था। ये घुसने का सबसे सही मौका था। उस रात मैंने एक वेटर के कपड़े पहने और समय से पहले ही रीजेंसी क्राउन होटल के अंदर दाखिल हो गया। उस नीलामी में खतरनाक लोगों का जमावड़ा लगा था। हर किस्म का अपराधी वहाँ मौजूद था। मैं भीड़ के बीच से निकला। मेरी निगाहें VIP सेक्शन की पहली पंक्ति में बैठे मार्कस पर टिकी थी। वो 3 साल पहले की तुलना में काफी बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आज भी उतनी ही जहरीली थी। हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे लिए मैं उसकी ओर बढ़ा। 30 फीट, 15, 10। एक बॉडीगार्ड ने मुझे शक की निगाहों से घूरा। मैंने सम्मान से अपना सिर नीचा कर लिया। जैसे ही मैं मार्कस के पास से गुजरा, मैंने अपनी कलाई को एक झटका दिया। चावल के दाने से भी छोटा एक ट्रैकर बिना किसी आवाज के उसकी जैकेट के निचले हिस्से पर चिपक गया। फिर मैं बहुत ही सहजता से आगे बढ़ गया और भीड़ में गायब हो गया। नीलामी खत्म होने के बाद मार्कस का काफिला होटल से रवाना हुआ। मैंने पास में ही छिपा कर रखी अपनी मोटरसाइकिल से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उनका पीछा किया। काफिला एस्टेट की तरफ वापस नहीं गया। वह शहर के बाहर सिंडर पियर की ओर बढ़ा। दिलचस्प, आज रात का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने बाइक काफी दूर पार्क की और चुपके से करीब पहुंच गया। घाट पर मार्कस कई विदेशियों से बात कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वे कोई सौदा कर रहे हैं। दर्जनों हथियारबंद सैनिक पहरा दे रहे थे, जिन्होंने पूरे घाट को सील कर रखा था। मैं एक भूत की तरह कंटेनरों की परछाइयों में छिप गया और अपने मौके का इंतजार करने लगा। सौदा जल्दी ही खत्म हो गया। विदेशी अपने अटैची लेकर चले गए। मार्कस संतुष्ट होकर मुस्कुराया और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। अब मैंने अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और घाट की फ्लड लाइट्स पर फायर कर दिया। कुछ दबी हुई गोलियों की आवाज के साथ ही पूरा घाट अंधेरे में डूब गया। कातिल, बॉस को बचाओ! चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भारतीय के सैनिक घबराहट में चिल्लाने लगे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। मार्कस के गार्डों ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस अफरातफरी का फायदा उठाकर उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करने लगे। मैं काली बिजली की तरह भीड़ में घुसा और सीधा मार्कस की तरफ बढ़ा। मैं एक साए की तरह कंटेनरों के बीच से गुजर रहा था और मेरी हर हरकत के साथ एक और लाश जमीन पर गिर रही थी। वो ट्रेंड सैनिक मेरे आगे ताश के पत्तों की तरह थे। उनकी गोलियां मेरी परछाई को भी नहीं छू पा रही थी। ओपन फायर! आखिरकार किसी ने मुझे देख ही लिया और गोलियों की बौछार मेरी तरफ आने लगी। मैं तुरंत फेंके हुए टायरों के ढेर के पीछे कूद गया। गोलियां रबर में ढसने लगी। मैं वहां उनसे लड़ने नहीं आया था। मेरा सिर्फ एक ही निशाना था। मैंने टायरों के ऊपर से झांका और गार्डों से घिरे मार्कस पर अपनी नजरें टिका दी, जो गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था। चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर देते वक्त डर के मारे उसका चेहरा ऐंठ गया था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उसके बगल में खड़े गार्ड को गोली मार दी। गार्ड वहीं गिर पड़ा। मार्कस चीखता हुआ घिसट कर गाड़ी के अंदर घुसा। बाकी गार्ड घबरा गए और मुझे एक ही जगह दबाने के लिए मेरी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उनकी बंदूकों से निकलती चमक का सहारा लेकर मैं फिर आगे बढ़ा और घूमकर उनके पीछे पहुंच गया। कुछ और गोलियां चली और कुछ और गार्ड जमीन पर आ गिरे। कुछ ही सेकंडों में मार्कस के पास सिर्फ 2 गार्ड बचे थे। वो डर के मारे गाड़ी से सटे खड़े थे और अपने चेहरों पर खौफ लिए उसे ढाल बनकर ढके हुए थे। गाड़ी के पीछे छिपकर मार्कस झूठी बहादुरी दिखाते हुए चिल्लाया, बाहर निकलो, सामने आओ। जिसने भी तुम्हें भेजा है मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा, नहीं 10 गुना दूंगा। बस मुझे छोड़ दो। मैं धीरे से अंधेरे से बाहर निकला। जब मार्कस ने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे उसने खुद मौत को देख लिया हो। तुम इथन हेस, स्पेक्ट्रे? लेकिन तुम तो मर चुके थे। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने मुझे मारने के लिए क्लोई का इस्तेमाल किया था। क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह दिन भी आएगा? मार्कस का चेहरा फक पड़ गया। उस बेवकूफ औरत ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। उसके इन शब्दों को सुनते ही मेरे अंदर बची रहम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उसकी दोनों आंखों के ठीक बीच में निशाना साधा। तुम मरने के ही लायक हो। नहीं, मुझे मत मारो। मार्कस पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। ईथन, मुझसे गलती हो गई। ये सब मेरी गलती है। मुझे क्लोई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्लोई की खातिर प्लीज मुझे बख्श दो। वो वही औरत थी ना जिससे तुम प्यार करते थे? मैंने उसे एक ठंडी मुस्कान दी। तुम सही कह रहे हो। वो वही औरत थी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसलिए तुम अब खुद नीचे जाकर उससे माफी मांगोगे। और फिर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। गोली से मार्कस के माथे पर एक खून से लथपथ छेद बन गया। पीछे की तरफ गिरते हुए उसका चेहरा डर और अविश्वास में जम चुका था। बाकी बचे 2 गार्ड अपने बॉस की लाश को ताकते रह गए। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे फेंक दी और भीख मांगने लगे। उनकी तरफ बिना दोबारा देखे मैं मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मार्कस के मरने के बाद मैं थाईलैंड में नहीं रुका। मैं उतनी ही खामोशी से चला गया जितनी खामोशी से आया था। मैं कभी मोरो के वापस नहीं गया। वहाँ बहुत सारा दर्द छिपा था जिसे मैं भूलना चाहता था, लेकिन कभी भूल नहीं पाया। मैं दुनिया भर में भटकने लगा। मैंने अनगिनत तारों के नीचे सहारा रेगिस्तान पार किया। मैंने आइसलैंड की नॉर्दर्न लाइट्स और प्राचीन ग्लेशियर देखे। मैं बहुत दूर दूर तक गया और अनगिनत अजूबे देखे, लेकिन मेरा दिल फिर भी एक बंजर जमीन ही बना रहा। मैं एक असली स्पेक्ट्रे बन चुका था। एक ऐसा साया जिसका न कोई अतीत था और न ही कोई भविष्य। ओल्ड के कभी कभी फोन करके पूछता था कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ था। बस इतना ही जवाब देता, अभी जिंदा हूँ। 1 साल बाद मैं पेरिस पहुंचा। एक हल्की बारिश वाली दोपहर में मैं सीन नदी के पास कैफे मार्लो के बाहर बैठा लोगों को गुजरते हुए देख रहा था। तभी एक जाने पहचाने चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। विक्टर व्हिटेकर, जो 20 साल से भी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और पीठ झुक गई थी। उसने एक सस्ते सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और सूखी पत्तियां झाड़ रहा था। कभी घमंडी और पैसे के पीछे अंधा रहने वाला विक्टर आज इस हाल में पहुंच चुका था। मैं खामोशी से देखता रहा कि कैसे वो कड़ी मेहनत कर रहा था और एक एक पत्ती उठाकर कचरे की थैली में डाल रहा था। हवा के एक झोंके ने कई पत्तियों को वापस उड़ा दिया। उसने एक ठंडी सांस ली, घिसटते हुए आगे बढ़ा और एक एक करके उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका। मैंने उसे देखा और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मैंने अपनी नजरें हटाई, एक छोटी बच्ची छाता लिए दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने विक्टर को एक टिफिन बॉक्स दिया, फिर एक तौलिया निकाला और धीरे से उसके माथे से बारिश की बूंदें पोंछी। विक्टर ने उसकी तरफ देखा और उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान देखी थी। बच्ची उससे फ्रेंच में चहक चहक कर बातें कर रही थी। शायद बारिश में काम करने के लिए उसे डांट रही थी। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मुस्कुरा रहा था और सिर हिलाए जा रहा था। उन्हें देखकर मेरा ध्यान अचानक कहीं और चला गया। अगर क्लोई न मरी होती, अगर नफरत ने हमें अलग न किया होता, तो क्या हम भी
भी ऐसे ही खत्म होते, किसी अनजान शहर की सड़क पर एक साथ बूढ़े होते हुए। मैंने अपनी नजरें हटाई और अपनी कॉफी खत्म की। मैं खड़ा हुआ और अभी कुछ ही कदम चला था कि पीछे से एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, इथन। मैं रुका और वहीं जम गया, लेकिन मुड़ा नहीं। हड़बड़ाते हुए लड़खड़ाते कदमों की आवाज पास आई। विक्टर दौड़कर मेरे सामने आ गया और मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हाँफते हुए वो अपनी धुंधली आंखों से मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में घबराहट, डर और एक अजीब सी भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। इथन, ये वाकई तुम ही हो ना? मैंने उसे रूखेपन से घूरा। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ दबाव से कांप रहे थे। अगर तुम राख भी बन जाते तब भी मैं तुम्हें पहचान लेता। मैंने त्योरी चढ़ाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बॉस हेज, प्लीज बस मेरी एक बात सुन लो। वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। आसपास से गुजरते लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं उठूंगा। रोते हुए उसने मेरा पैर पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी खींच को दबाया। बोलो। बॉस हेज, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम्हें बाहर निकाल दिया। बोलते बोलते उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा दिवाला निकल गया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के पास चली गई। मैंने सब कुछ खो दिया। मैं इसी लायक था, मैं ये स्वीकार करता हूँ। मैं भटकता हुआ यहाँ पहुंचा और मेरा अपना कोई नहीं था। मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं मर नहीं सकता। उसने ऊपर देखा और पास ही खड़ी उस छोटी बच्ची की तरफ इशारा किया जो अपने छाते के नीचे से घबराई हुई नजर से हमें देख रही थी। वो मेरी पोती है। वो वही बच्चा है जिसे क्लोई पीछे छोड़ गई थी। उसके शब्द मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरे। बच्चा? क्लोई का बच्चा? क्लोई को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। उसे डर था कि तुम बच्चे को नहीं अपनाओगे। उसे यह भी डर था कि मार्कस उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने चुपचाप बच्चे को जन्म दिया और उसे नेटली ब्रूक्स के पास छोड़ दिया। क्लोई की मौत के बाद नेटली ने मुझे ढूंढा और ये बच्ची मुझे सौंप दी। उसने कहा कि ये क्लोई की इकलौती औलाद है और तुम्हारी भी। मैं सुन्न खड़ा रह गया, पूरी तरह सन्न। ऐसा लगा जैसे मेरा खून उल्टी दिशा में बहने लगा हो। मेरा बच्चा, मेरी और क्लोई की एक संतान है। मैं किसी सपने की तरह उस बच्ची की तरफ बढ़ा। वह भी मुझे ही देख रही थी। उसकी चमकती हुई गहरी आंखें बिल्कुल क्लोई जैसी थीं। वह करीब 4 या 5 साल की रही होगी। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। उसका गुलाबी चेहरा उसे एक छोटी सी गुड़िया जैसा बना रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा वो घबराकर विक्टर के पीछे छिप गई और उत्सुक आंखों से मुझे झांक कर देखने लगी। मेरे दिल में कुछ जोर से भींचा और दर्द के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। क्या नाम है इसका? ग्रेस हेज। क्लोई की याद में इसका नाम रखा गया था। आखिरकार मेरे आंसू बह निकले। मैं धीरे से नीचे बैठा और कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जी ग्रेस, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। उसने पलकें झपकाई। शायद उसे चीनी भाषा समझ नहीं आ रही थी। उसने वापस विक्टर की तरफ देखा। विक्टर ने उससे फ्रेंच में कुछ कहा और मेरी तरफ इशारा किया। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से उसके पीछे से बाहर आई। वह पास आई और उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ और मेरे आंसू पोंछ दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे क्लोई किया करती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। डैडी, उसकी नन्ही आवाज में फ्रेंच लहजा था। मैंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वही मेरी पूरी दुनिया हो। किसी मोड़ पर सीन नदी के ऊपर बारिश थम चुकी थी। आसमान में एक खूबसूरत रेनबो फैल गया था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसने एक परी जैसी मुस्कान के साथ मुझे वापस देखा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि स्पेक्ट्रे अब मर चुका था। जो इंसान बच गया था वो इथन हेस था, एक बाप।